हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा पढ़ी थी और उस पर आधारित मुख्यतः हमने 4 प्रकार के प्रतिचित्र पढ़ाए थे। बुक में सब बहुत प्रकार के दिए हुए हैं, मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के पढ़ाए थे, एकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। अब हम क्वेश्चंस के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर हम ये समझेंगे। सबसे पहले हमने फलन और प्रतिचित्रण की परिभाषा बताई थी। परिभाषा हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिनमें प्रांत का या समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा होता है, या प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है, तो वो फलन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन जो है, जो ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, वो इस तरह से f बराबर से लिखते थे r बराबर, तो वैसे लिख दिया f बराबर, ये रोस्टर विधि में हमने लिख दिया है क्रमित युग्म। जिस प्रकार r के अवयव संबंध के अवयव होते थे क्रमित युग्म, उसी प्रकार से क्रमित युग्म ही फलन के अवयव होंगे। अब यहां पर इन दोनों में से हमें यह बताना है कौन सा फलन है और कौन सा नहीं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी हमको फलन बताना, बस ये आलेखीय रूप में है, ये आलेख बने हुए हैं। जो ये आलेख बना हुआ ये वाला, ये सब फलन को निरूपित करते हैं। हमें ये बताना है कि कौन कौन से फलन हैं और कौन कौन से फलन नहीं है। एक चीज देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। यहां पर सबसे पहले हम इसको तीर आलेख विधि द्वारा निरूपित करते हैं। ये हो गया समुच्चय x और ये हो गया समुच्चय y। ध्यान रहे, क्रमित युग्म के जो पहले अवयव होंगे वो समुच्चय x के अंदर लिखे जाएंगे, और क्रमित युग्म जितने भी क्रमित युग्म हैं उनके जो द्वितीय अवयव होंगे वो समुच्चय y के अंदर लिखे जाएंगे। यहां पर ये लिख लीजिए 1। देखिए पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सभी क्रमित युग्मों में पहला अवयव सेम 1 1 1 1, इसलिए 1 लिख दिया। इसके बाद यहां पर जो y में द्वितीय अवयव लिखेंगे तो ये हो जाएगा a b c और d, ये हो जाएगा। तो यहां 1 जो है 1 a लिखा हुआ, इसका अर्थ ये है कि 1 a से जुड़ा हुआ है। 1 b लिखा, 1 b से भी जुड़ा हुआ है। 1 जो है वो b से भी जुड़ा हुआ है, 1 हमारा c से भी जुड़ा हुआ है और 1 हमारा d से भी जुड़ा हुआ है। अब यहां पर फलन की परिभाषा के अनुसार प्रांत x के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय होना चाहिए। इसका अवयव, इसके अवयव का प्रतिबिंब केवल 1 होना चाहिए। यहां प्रतिबिंब कितने? 4 हैं। जो अवयव 1 है x का, वो 4 अवयव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फलन हमारा नहीं है, ये फलन नहीं माना जाएगा। ये फलन नहीं है, एक संबंध तो हो सकता है लेकिन फलन नहीं हो सकता। एक चीज हमने नहीं बताई, वो देख लीजिए कि यदि x, y जो है वो f में उपस्थित है, तभी हम इसको लिखते हैं y = fx। जो ये पहला अवयव है x, ये प्रांत में समुच्चय x में उपस्थित होगा, और जो दूसरा अवयव है वो किस में उपस्थित होगा? y में। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी तीर आलेख द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरे, ये पहला था, ये हमारा यहां पर हम दूसरा लगाए दे रहे हैं। ये हो गया x और ये लिख लिए y। अब यहां पर x में कौन कौन से अवयव होंगे? सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव, तो 1 2 3 4, ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 लिख लिए। और y में द्वितीय अवयव लिख लीजिए 2 1 2 3, तो ये हो गया 2 1 2 3। 1 जो है वो किससे? 1 2 लिखा, अर्थात 1 2 से संबंधित है। यहाँ 2 2 बार लिख दिया, ये 1 ही बार होना चाहिए। और जो 2 है हमारा वो 1 से संबंधित है। 3 जो है वो 2 से संबंधित, 3 भी 2 से संबंधित है। और 4 जो है हमारा वो 3 से संबंधित है। यहां पर ये देखिए कि 1 का प्रतिबिंब 2, कोई और नहीं, केवल 1 2 से संबंधित है, और 3 भी 2 से ही संबंधित है। 1 2 लिखा, 3 2 लिखा, तो 1 और 3 के प्रतिबिंब जो है वो कौन सा है? कौन प्रतिबिंब? 2 है, ये कोई और नहीं, केवल 2 अकेला ही है। 2 का प्रतिबिंब भी 1, 4 का प्रतिबिंब भी 3, एक ही है। तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि प्रांत के
सभी अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसके दो प्रतिबिंब बन जाए या वो सह प्रांत के दो अवयव से संबंधित हो, केवल एक ही अवयव से संबंधित है। जैसे दो जो है वो एक से जुड़ा हुआ है, एक दो से जुड़ा हुआ, तीन भी दो से जुड़ा हुआ है, लेकिन तीन का जो प्रतिबिंब है दो वो अद्वितीय है, एक का भी प्रतिबिंब अद्वितीय, इसलिए ये फलन है। परंतु इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक देखो चार से जुड़ा हुआ, इसलिए यह फलन नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यदि आलेखीय रूप में किसी फलन का आलेख बनाकर दे दिया जाए तो उसमें हम ये देख लीजिए कि आलेख जो बना हुआ है तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा फलन को प्रतिच्छेद करती हुई या जो आलेख बना हुआ है उसको प्रतिच्छेद करती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। यदि वो ऊर्ध्वाधर रेखा किसी भी फलन को एक बिंदु पर काटती है, किसी भी आलेख को एक बिंदु पर काटती है तो फलन है, और एक से अधिक बिंदुओं पर यदि ऊर्ध्वाधर रेखा आलेख को काटती है तो वो फलन नहीं होगा। जैसे हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा ये हमने बना ली डॉटेड करके, ये हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना ली। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हमने जो बनाई है वो इस आलेख को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये फलन नहीं, ये फलन हमारा नहीं हो सकता। अब इसके बाद ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा इसमें भी बनाएंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा यदि किसी भी आलेख को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो फलन है, अन्यथा नहीं, ये भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इसलिए ये भी फलन नहीं। अब यहां पर ये देखते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये फलन होगा, और शेष जो दोनों थे वो फलन नहीं होंगे। ये x नहीं है, इसको हम क्रॉस कर दिया, अर्थात ये फलन नहीं, ये दोनों फलन नहीं है और ये दोनों फलन है। तो जब आलेखीय रूप में आ जाएगा तो उसमें हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा की आलेख को काटती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। यदि वो ऊर्ध्वाधर रेखा किसी भी आलेख को एक बिंदु पर काटती है तो वो फलन है, और यदि एक से अधिक बिंदु पर काटेगी तो वो फलन नहीं है। देखिए अभी हमने पढ़ाया था कि फलन, यदि वो फलन f बराबर रोस्टर विधि में दिया गया हो तब क्या होगा, और आलेख बना हो तब वो फलन होगा या नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फलन के प्रकार पर। तो पहला हमने पढ़ाया था एकैकी प्रचित्रण और दूसरा पढ़ाया था बहुएकी प्रचित्रण। इसी पर आधारित हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं। सिद्ध कीजिए कि f इज द मैपिंग फ्रॉम R टू R। यहां जो ये R लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय या अपरिमेय। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एकैकी प्रतिचित्रण नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये एकैकी प्रतिचित्रण नहीं है। और दूसरे में सिद्ध कीजिए कि f इज द मैपिंग फ्रॉम n टू n। जो ये n कैपिटल N लिखा हुआ है ये किसको व्यक्त करता है, किसके समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से लिखा जाता है, n से व्यक्त किया जाता है। fx बराबर लिखा है 2x एकैकी प्रचित्रण है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह सिद्ध करना है कि ये एकैकी प्रचित्रण नहीं है, या ये भी पूछ सकता है कि क्या ये फलन एकैकी प्रतिचित्रण है, तो उसमें ये बताना होगा है या नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। एकैकी प्रतिचित्रण नहीं होगा तो क्या होगा, ये बहुएकी प्रतिचित्रण। हमने पढ़ाया था तो बताया था एकैकी प्रतिचित्रण और बहुएकी प्रतिचित्रण ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो प्रतिचित्रण या जो फलन एकैकी नहीं होगा वो बहुएकी होगा, और जो बहुएकी नहीं होगा वो एकैकी होगा। दोनों के लिए मेथड एक ही हमने बताया था। देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है हमको। पहले एक क्वेश्चन में देखते हैं f इज द मैपिंग फ्रॉम R टू R सच दैट कि fx इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर, ये फलन हमारा दिया गया है। यहां पर एक चीज फिर से समझ लीजिए, ये जो R लिखा हुआ ये है इसका प्रांत, और ये जो लिखा हुआ है वो है सह प्रांत। ये एक चीज ध्यान रखेंगे, जो तीर के पहले लिखा वो प्रांत और जो बाद में लिखा वो सह प्रांत, अर्थात यहाँ प्रांत और सह प्रांत दोनों ही R हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय दोनों हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे माना। हमने पढ़ाया था जब एकैकी और बहुएकी प्रचित्रण तो हमने कुछ नियम बताए थे, वो एक नियम उसमें बताया था, उसके कुछ स्टेप थे। उसमें पहला स्टेप ये था कि प्रांत के कोई दो अवयव हम मान लेते हैं x1 x2,
या कहीं कहीं किताबों में xy मान लिया, हम x1 x2 नाम दे देते हैं। x1 और x2 अवयव हम मान लेते हैं प्रांत के। यहां प्रांत क्या है हमारा, r है, जो तीर के पहले लिखा है यहां पर ये r है, तो इसमें इस r में हम अवयव मान लेते हैं। x1 x2 जो है वो r में उपस्थित है, ये हम लिखते हैं कि x1 x2 समुच्चय r में उपस्थित है। इसका अर्थ ये होगा कि r जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। इसलिए x1 और x2 ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। इतना करने के बाद जो दूसरा सेकेंड स्टेप हमने बताया था वो ये बताया था कि दोनों के प्रतिबिंब हम बराबर कर देंगे। fx1 इज इक्वल टू fx2 ये कर देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये दिया गया fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर fx1 क्या हो जाएगा, देखिए f के अंदर x लिखा था तो यहां x का स्क्वायर था, यहां x1 लिख दिया जाए तो ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा और x2 का स्क्वायर ये इधर हो जाएगा। fx का मान x स्क्वायर तो fx1 का मान x1 स्क्वायर, fx2 का मान x2 स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाते हैं, पता रूट लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस x2 आ जाएगी। भाई x1 प्लस x2 के भी बराबर होगा और माइनस x2 के भी बराबर हो सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यदि x1 बराबर प्लस x2 तब तो ये बराबर होगा, लेकिन केवल प्लस नहीं आया, माइनस भी आ गया। इसलिए हम सभी धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं, कभी ये बराबर होगा और कभी नहीं। तो हम ये लिख देते कि x1 x2 के बराबर नहीं है। यदि यहां पर r प्लस होता, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता, तो ये दोनों बराबर, तो यहां जो माइनस आया वो नहीं आया। लेकिन यहां जो हमारा प्रांत दिया गया है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कुछ कहा, इसलिए x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। तो x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं, तो इसलिए f जो होगा वो एकाएकी नहीं होगा। भाई x1 x2 के बराबर नहीं आया तो ये एकाएकी नहीं है। ये हो गया हमारा। इस तरह से प्रूफ करते हैं। पहले हमने क्या किया, प्रांत के दो अवयव मान लिए, इसके बाद fx1 बराबर fx2 कर दिया, इसके बाद fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर, fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर रख दी, स्क्वायर हटाया तो या कह लीजिए इसके ऊपर रूट लगाएं तो प्लस माइनस x2 आएगा। x1 का मान x2 के बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर x1 का मान धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए तो बराबर होगा लेकिन ऋणात्मक के लिए नहीं, और यहां पर प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है, तो प्रत्येक स्थिति में x1 x2 के बराबर नहीं होगा, तो ये एकाएकी नहीं है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। पहले में हमने जैसे सिद्ध किया सेम उसी तरह से हम सिद्ध करेंगे दूसरे क्वेश्चन को कि क्या ये एकाएकी है या नहीं। सिद्ध करना एकाएकी प्रचित्रण है तो एकाएकी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे हम दिखा दें, इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले फलन लिख लेते हैं, f इज द मैपिंग फ्रॉम n टू n, ये, और फलन हमारा क्या दिया, fx इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे x1 और x2 ये दोनों अलग अलग अवयव हैं और ये प्रांत में उपस्थित हैं। प्रांत होगा क्या, प्रांत तीर के पहले जो लिखा ये है प्रांत और ये क्या है n, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, ये है इसका प्रांत। तो ये x1 x2 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इसके बाद fx1 बराबर क्या करेंगे, fx2 के बराबर, ये हमने प्रतिबंध बताया था। पहले ये मान लेंगे प्रांत में कोई दो अवयव, फिर उनके प्रतिबिंब बराबर करेंगे। इट एम्प्लाइज दैट fx1 बराबर fx2 होगा, तो fx1 fx इक्वल टू 2x लिखा था, तो ये हो जाएगा 2x1 और ये हो जाएगा 2x2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा आ गया, सीधे आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसलिए f जो होगा वो एकाएकी है, एकाएकी प्रतिचित्रण है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां पर इन दो क्वेश्चन में हमें केवल ये सिद्ध करना था एकाएकी प्रतिचित्रण है या नहीं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन एकाएकी नहीं है, तो अर्थात ये क्या होगा, बहुएकी होगा। जो फलन एकाएकी नहीं वो बहुएकी होगा, और ये एकाएकी है तो ये एकाएकी ही होगा, ये बहुएकी नहीं होगा।
देखिए अभी हमने एकैकी नहीं है या एकैकी है उस पर 2 क्वेश्चन देखे थे। अब हम आच्छादक और अंतरछेपी पर आधारित 2 क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f इज द मैपिंग फ्रॉम n टू n fx इज इक्वल टू 2x। ये आच्छादक नहीं, अब ये सिद्ध करना कि ये आच्छादक नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, अंतरछेपी होगा। और दूसरे में सिद्ध करना है कि जो फलन हमारा लिखा हुआ है वो आच्छादक है। तो सबसे पहले ए पार्ट हम देखते हैं इसमें। तो फलन को लिख लेते हैं, f इज द मैपिंग फ्रॉम n टू n, fx इज इक्वल टू 2x, ये लिखा हुआ। जब हम आच्छादक प्रूफ करेंगे तो हमने आच्छादक की परिभाषा में ये बताया था कि ऐसा प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण होता है जिस प्रतिचित्रण में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होता है, अर्थात परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं, या ये कह लीजिए सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं। हमें यहाँ पर परिसर निकालना है और उससे सहप्रांत की तुलना कर देनी है। समझ लिए सहप्रांत जो तीर के बाद लिखा, ये जो है ये हमारा सहप्रांत है। सहप्रांत के बाद हम परिसर इसका निकालेंगे। तो परिसर कैसे निकालते हैं, देखिए लिखा हुआ है y fx इज इक्वल टू 2x। तो fx को बेटा हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x। हमें y के मानों का समुच्चय ज्ञात करना है, इसलिए हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं y को y के पदों में, जिसका समुच्चय ज्ञात करना उसके पदों में मान लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि x जो है वो प्रांत का अवयव है, ये हमको पता है कि x जो है वो प्रांत का अवयव है, अर्थात x जो ये विशिष्ट अवयव x हमने माना है वो n में उपस्थित है, वो प्राकृतिक संख्या है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y/2 बिलोंग्स टू, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी लिख सकते हैं, n लिखे या ये लिख दें, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये लिख दिया। अब y/2 का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि y का मान क्या हो सकता है। तो जब y/2 का जो मान है वो 1 होगा, y/2 इज इक्वल टू 1, y/2 बराबर 1, तो y का मान 2 आएगा। तो जब हम यहाँ पर 1 के बराबर रखेंगे तो 2 आएगा, 2 के बराबर रखेंगे तो 4 आएगा, 3 के बराबर रखेंगे y/2 को तो 6 आएगा। इसी तरह से जिस अवयव के बराबर रखेंगे वो अवयव 2 गुना, y का मान इसमें 2 से हमने गुणा कर दी, यही कह लीजिए। तो y के मानों का समुच्चय जो हमारा आता है वो परिसर है, और परिसर में आया 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये भी सभी प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें विषम प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो सहप्रांत हमारा n है उसके बराबर परिसर नहीं है। हमारा जो n है सहप्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, लेकिन इस समुच्चय में केवल सम संख्याएं, विषम संख्याएं नहीं, इसलिए यहाँ परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं, इसलिए f जो होगा हमारा वो आच्छादक नहीं है। जब ये आच्छादक नहीं है तो क्या कहा जाएगा, अंतरछेपी। जो फलन आच्छादक नहीं होता वो क्या कहा जाता है, अंतरछेपी है। ये भी लिख सकते हैं f जो है वो अंतरछेपी प्रतिचित्रण है या फलन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट, उसमें लिखा हुआ f इज द मैपिंग फ्रॉम r टू r। fx क्या दिया जा रहा है, x+1। यहां भी उसी प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले fx इज इक्वल टू x+1 दिया गया है, इसको y लिख लेते हैं, fx की जगह पर y लिख सकते हैं हम, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इसके बाद यहां पर हमें y के मानों का समुच्चय ज्ञात करना, जिसके मानों का समुच्चय, जिसके मान हमें ज्ञात करने होते हैं उसके पदों में लिखते हैं। y के पदों में इसको लिख देंगे तो x बराबर हो जाएगा y-1। अब देखिए x जो है वो प्रांत में उपस्थित, प्रांत क्या है इसका, r है, ये इसका प्रांत है, अर्थात x एक वास्तविक संख्या है। x का मान किसके बराबर है,
y माइनस 1 के बराबर, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो जब y माइनस 1 एक वास्तविक संख्या है तो y भी क्या होगी, एक वास्तविक संख्या ही होगी, क्योंकि एक तो ये वास्तविक संख्या मानी ही जाएगी, और y में से 1 को हम जब घटाएंगे तो वो भी जो भी आएगा वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा। यहां पर देखिए जो हमारा परिसर आ गया y के मानों का समुच्चय, y किस में उपस्थित था, r में, ये है परिसर, और यही हमारा सहप्रांत दिया जा रहा है, यही सहप्रांत है। तो ये यहां से हो जाएगा कि जो f होगा वो आच्छादक होगा। देखिए परिसर सहप्रांत दोनों एक ही समुच्चय को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये जो प्रतिचित्रण है वो आच्छादक है, अंतरछेपी नहीं। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन था वो आच्छादक नहीं था, अर्थात अंतरछेपी था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो आच्छादक। देखिए इसमें अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो एक एक क्वेश्चन हमने बता दिया, एक एकी का, एक अंतरछेपी का, एक आच्छादक का और एक बहुएकी का। अब ये दोनों को मिला, जैसे कहते एक एकी आच्छादक है, एक एकी अंतरछेपी है, तो वैसे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं जो चारों में से किन्हीं दो फलनों को मिला देगा। यहां पर सिद्ध कीजिए कि फलन जो हमारा दिया गया f इज द मैपिंग फ्रॉम r-0 लिखा हुआ, इसका अर्थ ये है r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, -0 लिखा हुआ है तो अर्थात 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहां भी उसका अर्थ ये होगा कि इसका डोमेन और इसका कोडोमेन सेम है, प्रांत सहप्रांत बराबर है, और ये फलन fx बराबर दिया 1/x एकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो यहां पर एकी आच्छादक, एकी हम अलग प्रूफ करेंगे और आच्छादक हम अलग। सबसे पहले हम फलन को लिख लेते हैं, f इज द मैपिंग फ्रॉम r-0 करली ब्रैकेट में और ये r माइनस करली ब्रैकेट 0, ये हमने लिख दिया। और फलन हमारा दिया fx इज इक्वल टू 1/x। हमें ये सिद्ध करना है कि ये एकी आच्छादक है, तो एकी प्रतिचित्रण की परिभाषा अलग होती है और आच्छादक की अलग होती है। तो ये दो भागों में हम तोड़ लेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम एकी सिद्ध करेंगे और फिर हम आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर ये हम देखते हैं एकी प्रतिचित्रण। उसके लिए हमने बताया था कि प्रांत में कोई दो अवयव मान लीजिए, तो प्रांत में कोई दो अवयव हम मान लेते हैं कि x1, x2 ये प्रांत में अवयव उपस्थित r-0, ये इसमें उपस्थित है। प्रांत हमारा ये दिया गया, ये प्रांत है और ये जो है ये सह प्रांत है। प्रांत में उपस्थित की 0 के अतिरिक्त x1, x2 कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके बाद लिखेंगे, चूंकि दूसरा स्टेप जो हमने बताया था एकी में सिद्ध करने के लिए कि fx1 बराबर fx2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसके बाद इसी को हमें हल करना है। देखिए fx का मान किसके बराबर है, 1/x के, तो यदि यहाँ x है तो 1/x, तो यहाँ x1 आ गया है f के अंदर, तो 1/x1 हो जाएगा और ये 1/x2 हो जाएगा। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 1 की गुणा x2 से हो जाएगी, x2 आएगा, और x1 की गुणा 1 से x1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सही करके लिख दें, x1 बराबर x2 आ गया, तो fx1 बराबर fx2 हमने किया था, तो आ क्या गया, x1 बराबर x2। जो तीर का निशान, इसका मतलब इट एम्प्लाइज, ये इंगित करता है, ये दिया गया तो इससे ये परिणाम है तुम्हारा, ये आ गया x1 बराबर x2। इसलिए f जो है वो एकी प्रतिचित्रण है, ये एकी प्रतिचित्रण है, अर्थात प्रांत के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, आच्छादक प्रचित्रण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा प्रचित्रण जिसमें सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं fx को, fx इज इक्वल टू 1/x, इसको हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1/x,
लिख दिया। हमें y के मानों का समुच्चय ज्ञात करना है, तो यहां पर हम y के मान निकालने के लिए y के पदों में लिख देते हैं और x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1/y। जिसके मानों का समुच्चय ज्ञात करना हो उसके पदों में फलन होना अनिवार्य है। जैसे यहां x के पदों में था तो हम इससे x के मानों का समुच्चय निकाल सकते थे कि x के मान क्या क्या होंगे, और यहां हम y के मान निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर x दिया जा रहा है कि x जो है वो r माइनस मंझले ब्रैकेट 0 इसमें उपस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्या है उसमें से कोई भी मान x हो सकता है। अब x बेटा बराबर है 1/y के, ये भी वास्तविक होना चाहिए, ये भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए 0 को छोड़कर। यहां पर r माइनस 0 दिया गया, 0 को छोड़कर संख्या होनी चाहिए ये। तो 1/y लिखा हुआ है, इसमें भी 1/y लिखा हुआ है, तो क्या y 0 के बराबर होगा? यदि y 0 के बराबर होता है तो 1/0 इसका मान हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू r माइनस 0। y का मान भी वास्तविक संख्या ही होगा। 1 में कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, जो प्राप्त होगा वो रियल नंबर ही होगा, परंतु इसमें 0 हम नहीं रख सकते। y का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके पहले जब हम भिन्न पढ़ाए होंगे, कभी भी भिन्न पढ़ा होगा सभी लोगों ने, तो उसमें दिया गया होगा p/q के रूप में लिखी गई कोई संख्या भिन्न कहलाती है। कब? जब q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। जो हर है भिन्न का या परिमेय संख्या का हर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। भिन्न की जगह पर परिमेय संख्या कह लीजिए तो और ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत तो सब आ जाएंगे। तो परिमेय संख्या ये है और इसका हर जो है वो y, तो y 0 नहीं हो सकता। कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते, तो r माइनस 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया परिसर। ये क्या आ गया? परिसर। तो परिसर हमारा आ गया r माइनस 0। अब यही हमारा सहप्रांत भी दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए तीर के बाद जो लिखा हुआ है वो सहप्रांत होता है। ये है सहप्रांत, यही दिया गया, तो इसलिए f जो है हमारा वो आच्छादक प्रतिचित्रण है। कैसा है ये? आच्छादक प्रतिचित्रण है, क्योंकि परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर आ गया। इसलिए यहां पर इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे एकैकी आच्छादक, जो जब कभी दो फलनों को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन देगा तो इसी तरह से लगाएंगे। एकैकी आच्छादक दो अलग अलग फलन थे, एकैकी हमने अलग सिद्ध किया, आच्छादक हमने अलग सिद्ध किया। दोनों को सिद्ध करने का तरीका अलग अलग, एकैकी का अलग है और आच्छादक का अलग है।